हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की, जो कि अध्याय 6 होगी, जो कि जंतुओं में क्या है, जनन है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से क्या बताना है आपको, असत्य कथन की पहचान करना है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। जो कि 1 और 2 जो दोनों दे रखी है वो क्या है, असत्य कथन है। जो कि जंतु में जनन की दो विधियां होती हैं, ये क्या है, असत्य है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। और फिर क्या कह रही है, अच्छा ये फर्स्ट चैप्टर बना के दिया था, तो ये तो क्या है, दोनों के दोनों कथन असत्य हैं। और जनन की जिसमें नर एवं मादा युग्म का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। तो ये भी क्या है, असत्य कथन हो जाएगी। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी लाइनें कर रही है, पौधे की ही तरह जंतुओं में भी क्या होते हैं, जनन की दो विधियां होती है। यह है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर एवं मादा युग्म का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाते हुए जनन प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जंतुओं में जनन अंग नर और मादा युग्म के उत्पन्न करते हैं, जो संचालित होकर क्या बनाते हैं, तो वो युग्मनज बनाते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, पौधे की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्म क्या होते हैं, बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नर युग्म के शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो वृषण में उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, नर जनन अंगों में एक जोड़ा क्या होते हैं, वृषण, जो कि 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शीश लिंग होते हैं। वृषण नर युग्म को उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जिसमें शुक्राणु का क्या है, चित्र दिखाया गया है। ये क्या था, आपको शुक्राणु का चित्र दिखाया गया था। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, मादा युग्मज उत्पन्न करते हैं जिसे क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, अंडाशय मादा युग्म क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करना है और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। तो केवल जो बी दे रखा है वो क्या है, सत्य कथन है, जो कि अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का क्या होता है, निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, केवल 2। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग होता है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या होता है, एकल कोशिका होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनन प्रकरण का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम से युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। जो कि केवल कथन क्या है, 1, 2 और तीनों तीनों के तीनों कथन क्या है, आपको इसमें से सही कथन बताना था। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, जनन प्रक्रम का पहला चरण क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। जो इस तरह से जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, S2 और S1 क्या है, S2 सही और S1 गलत है। जो कि S1 जो है मुर्गी में बाह्य निषेचन होता है, जो कि और S2 कह रहा है मुर्गी एक अंडा प्रजक जंतु होते हैं। तो मुर्गी जो होते हैं एक अंडा प्रजक जंतु होते हैं। तो इससे क्या हो जाएगी, इस तरह से ये राइट आंसर हो जाएगी। मुर्गी में बाह्य निषेचन होता है तो ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, राइट आंसर सी हो जाएगी। जो कि S2 जो कथन दे रखा था वो सही है और S1 जो है वो क्या है, गलत कथन है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, वो निषेचन जो मदा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं, यह अपेक्षाकृत क्या होते हैं, बहुत कमल होते हैं।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पात्रे निषेचन से संबंधित सही है। तो अंडाणु को महिला के शरीर के बाहर शुक्राणु के साथ से निषेचित किया जाता है, ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सक ताजा अंडाणु तथा शुक्राणु के एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं, जिसे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो उभयचरों में क्या होते हैं, बाह्य निषेचन होते हैं। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करें इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्म का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है वो बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन नहीं होता है। तो कुत्ते में जो होता है वो बाह्य निषेचन नहीं होता है, तो इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है मछली या स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में क्या होती है, बाह्य निषेचन होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस तरह राइट ऑप्शन उपरोक्त में से क्या हो जाएगी, मानव निषेचन के बारे में इसमें के सभी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, जो कि युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं में क्या होते हैं, गोले में बदल जाता है, कोशिकाएं स्वयंकित होने लगती है तथा विभिन्न उत्तक और अंगों का परिवर्तित हो जाती है। निषेचन के परिणाम स्वरूप जो युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर उसको भ्रूण में क्या करते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। तो इससे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें खड़ी है युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं में गोले में बदल जाता है, तत्पश्चात कोशिकाएं जो समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न कारकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवारों में रोपित होकर विकसित होता रहता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है चूजे में जो स्वायन अवधि लगभग कितने दिनों तक होती है। जो चूजों में अवधि जो होती है उस्मायन अवधि क्या वो कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग क्या होते हैं, 3 सप्ताह का समय लगता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए वन्य जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संपत्तियों को जन्म देते हैं। तो उसे हम लोग जरायुज कहते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं वो जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज जंतु कहलाते हैं। तो वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडा जंतु कहलाते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, जरायुज हो जाएगी। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। तो अभी हम लोग जस्ट एनसीईआरटी लाइनों में पढ़े तो क्या कहते हैं, अंडप्रजक कहते हैं। अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहते हैं, अंडप्रजक कहते हैं। ये हम लोग एनसीईआरटी लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइन कोई जंतु जो अंडे देते हैं वो क्या होते हैं, अंडप्रजक कहलाते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए टैडपोल जो होता है निम्नलिखित में से किसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। तो मेढक की क्या होती है, टैडपोल जो होती है वो प्रारंभिक अवस्था होती है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं बाह्य निषेचन वाले जंतु में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर से ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण के विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति क्या होती है, अपने तालाब अथवा इनमें से मेढक के अनेक टोडोफोल तैरते हुए देखे होंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अमीबा में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो अमीबा में जो लैंगिक जनन होता है वो द्विविभाजन द्वारा होता है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जिसमें जीव क्या होते हैं विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है वह द्विखंडन कहलाता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनन नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव विकसित होता है इसीलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है ईस्ट में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन का निर्माण होता है। वही हम लोग एनसीईआरटी लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है अलैंगिक क्या कहते हैं
इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक या जीव को जन्म देता है लैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुलन से नए जीव विकसित होते हैं, इसीलिए इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, डॉली स्कॉटलैंड में रोसलेन इंस्टीट्यूट में बनाया गया जाने वाला पहला कोलोन क्या था? तो पहला कोलोन भेड़ था। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। वही हम लोग एक बात करें तो डॉली की कहानी क्लोन जो है किसी अमरूप कोशिका या किसी वन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव के कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान बिल्मर्ट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्या किया था? क्लोन किया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? डॉली रखा गया था। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला क्या था? स्तनधारी था। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन इसके एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, जॉनी की जो क्लोनिंग करते समय जीन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से कोशिका एकत्र की गई थी, उसी समय स्कॉटलैंड ब्लैकफेस ईव ने एक अंडकोशिका भी एकत्रित की गई। अंडकोशिका जो से केंद्र को हटा दिया गया, तत्पश्चात जीन डॉर्फेस भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्र को स्कॉटफिश ब्लैकफिश ईव के केंद्र भिन्न अंडे कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार के उत्पन्न अंड कोशिका में को स्कॉटकिस या ब्लैकफिश ईव ही आरोपित किया गया। अन्य कोशिका का विकास एवं परिवर्तन सामान्य रूप से हुआ और अंततः डॉली का क्या हुआ? जन्म हुआ। तथापि यद्यपि स्कॉटलैंड ब्लैकफिश ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिसे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के केंद्रक को अंडकोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवी का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली के जो फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया था, दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण उसे क्या हुई? 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत से जन्म से पहले ही क्या होते थे? मर जाते थे। कुछ जन्म के बाद ही मृत्यु हो जाती थी। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियाँ क्या होती है? उत्पन्न होती रहती हैं। तो इस तरह से हम लोगों का क्या हुआ? 6 चैप्टर भी कंप्लीट हुई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अध्याय 7 करेंगे जो कि किशोरावस्था की ओर होगी। तो अभी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में क्या करते रहें? शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें और हमारे चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद।